हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज के अध्ययन में हम चर्चा करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। संविधान लागू होने के समय से ही भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति पर विचार विमर्श होता रहा है कि भारत का राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश शासन की तरह संवैधानिक है या फिर प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति का पद तानाशाही व्यक्तित्व वाला है। हालांकि भारत के संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भी कहा था कि हम मंत्रिमंडलीय सरकार को स्वीकार करते हैं, अतः संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां मंत्रालय और व्यवस्थापिका में निहित हैं, न कि राष्ट्रपति में। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के राष्ट्रपति पद को फ्रांस के राष्ट्रपति पद के समान केवल आकृति मात्र भी स्थापित करना नहीं चाहते हैं। हम राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं देना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद हम गरिमापूर्ण और सत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं। सिद्धांततः राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, लोकसभा का सत्र आहूत करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सभी केंद्रीय विधेयकों पर हस्ताक्षर के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, सभी प्रकार के संकट की घोषणा कर सकता है। पर इतना होने पर भी राष्ट्रपति की स्थिति अनिश्चय की रही। नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार, प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने का अधिकार प्रदान करता है। क्या राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में हार हो जाने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है? क्या राष्ट्रपति सदैव मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करता है? ये सब बातें जो हैं, ये बातें आज भी अवलोकन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान के प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति संवैधानिक अध्यक्ष के समान नहीं था और न ही सक्रिय राजनीतिज्ञ था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस प्रकार की परंपरा स्थापित की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके थे, उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये आशा की जाती है कि इंग्लैंड की परंपरा राजा सदैव मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करता है, हमारे देश में भी स्थापित की जाएगी और राष्ट्रपति सभी मामलों में संवैधानिक अध्यक्ष बना रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्र भारत गणराज्य के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई अवसरों पर अपने कार्यालय को उत्तरदायी ठहराते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग करने के लिए प्रेरित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 20 नवंबर 1960 को भारतीय विधि संविधान में अपने भाषण में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि संविधान में ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की परामर्शानुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। उन्होंने ये भी प्रश्न किया था कि भारत और ब्रिटिश संविधान में
अंतरों को ध्यान में रखते हुए क्या भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समानार्थी स्थापित करना क्या उचित है? उन्होंने इस आवश्यकता पर बल दिया था कि वैज्ञानिक पद्धति से इस संदर्भ में अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों की सीमाओं का आभास हो सके। संविधान की प्रारूप समिति के वैधानिक सलाहकार श्री BN राव ने भी लिखा है कि संविधान राष्ट्रपति का ऐसा कोई वैधानिक उत्तरदायित्व निश्चित नहीं करता है कि वह मंत्रियों के परामर्श के आधार पर कार्य करेगा, और राष्ट्रपति क्या और किस सीमा तक ऐसा करने के लिए बाध्य होगा, ये परंपरा का विषय है। डॉक्टर BM शर्मा जी भी लिखते हैं कि अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक भी बन सकता है। ग्लैडहिल ने तो यहाँ तक कहा है कि इस बात की पूरी और पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का उल्लंघन किए ही तानाशाह बन जाए। इसके बाद में अन्य राष्ट्रपति कई बने और 1948 से 1964 तक नेहरू के प्रधानमंत्री काल में उनके व्यक्तित्व एवं एक दल कांग्रेस का केंद्र और राज्यों में शासन होने के कारण परंपराओं का निर्वाह हो गया। 1967 के चुनाव में राज्यों में केंद्र के विरोधी दल का शासन होने पर स्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया। फलस्वरूप परंपरा अनुसार शासन कार्य का संचालन असंभव हो गया। अतः संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। संविधान के मूल अनुच्छेद 74 में परिवर्तन करते हुए कुछ शब्दों को जोड़ा गया, जैसे कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। इसके पश्चात वापस 44वें संशोधन के द्वारा उक्त शब्दों जो मैंने पढ़े उनके स्थान पर कुछ और शब्दों को जोड़ा गया। ये कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनः विचार के लिए कहे। लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो भी परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। इस प्रकार संविधान के 42वें और 44वें संविधान संशोधनों के द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति की स्थिति मंत्रिपरिषद के समालोचक, परामर्शदाता और मित्र की है। परामर्शदाता के रूप में राष्ट्रपति अपने विचार को मनवाने के लिए विवश कर सकता है। एक समालोचक के रूप में मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श पर पुनः विचार के लिए कह सकता है, पर वह उन्हें बाध्य नहीं कर सकता है। अगर मंत्री उसकी बात नहीं मानता है तो वह उस विषय को उन्हीं पर छोड़ देता है। मंत्रिपरिषद के एक मित्र के नाते राष्ट्रपति को किसी विषय पर अड़े नहीं रहना चाहिए। उसे मंत्रियों को परामर्श देने
प्रोत्साहन देने और चेतावनी देने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। वास्तव में राष्ट्रपति राष्ट्र का चयनित अध्यक्ष और पदोन्नत राजनीतिज्ञ है। उसके पास विस्तृत राजनीतिक ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव है जो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है, जिसके द्वारा वो सरकारी तंत्र को नियंत्रित कर सके। राष्ट्रपति भारत की जनता की सेवा और अच्छे कार्यों के लिए संवैधानिक रूप से समर्पित होगा। उसका प्रभाव मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर निर्भर करता है। वह सरकारी नीति को परिवर्तित करने में सहयोग करता है। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में उसकी इस स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। वह राष्ट्र का प्रतीक नाम मात्र का अध्यक्ष है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है। वह केवल राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका वही स्थान है जो किसी औपचारिक व्यवस्था के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र के प्रत्येक निर्णय को मोहर लगाकर अपने नाम से राष्ट्र के समक्ष घोषित करता है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति की स्थिति राष्ट्रीय एकता की प्रतीक, देशभक्ति का प्रेरक और सामाजिक उत्सवों का आकर्षण है। वह जनता के लिए गौरव और प्रतिष्ठा का मूर्त रूप है। वास्तव में राष्ट्रपति का जो पद है वो उसके काल में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर तथा जनता की जागरूकता पर निर्भर करता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।